हेलो विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग आगे के टॉपिक्स के बारे में समझेंगे। कुछ आगे के पॉइंट कुछ दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पहला नंबर दिया है विद्युत विभव क्या है, विभवांतर क्या है, विद्युत क्षेत्र, ओम का नियम। ये सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ये सारी टॉपिक का क्या मतलब है ना, क्या होते हैं ये, इनके बारे में समझेंगे। इसके पहले हम लोग देखें कि विद्युत धारा क्या है, परिपथ क्या होता है, उसके बारे में जानकारी लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव विद्युत विभव देखिए, परिभाषा तो कुछ इस प्रकार से भी होता है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, उस बिंदु का। लेकिन परिभाषा को अगर देखेंगे तो उसमें खाली रटना होगा, समझ में तो मुझे नहीं लगता कि आया होगा आपको। चलिए समझते हैं पहले, इसके बाद फिर परिभाषा तो करेंगे ही। तो सबसे पहले देखो, जो विद्युत विभव है, अब यार एक चीज़ ध्यान रखना कि विद्युत विभव है तो विद्युत के कारण ही उत्पन्न होगा, ठीक है। अब विद्युत किस पर निर्भर है? आवेश पर है, ठीक है ना। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे परिभाषा के अनुसार क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई चालक है, या मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश है। ऐसे आवेश ही मान लेते हैं, आवेश मान लेते हैं, प्लस क्यू आवेश इसमें रखा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये आवेश अपने चारों तरफ एक प्रकार का क्षेत्र बनाता है। ऐसा क्षेत्र बनाता है जिस क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी परिमाण का अगर आवेश आता है तो उसको ये प्रभावित करता है। अगर इसके जैसा वाला कोई आवेश आता है, यानी पॉजिटिव आवेश आता है, तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि धन धन में प्रतिकर्षण होता है। अगर कोई माइनस वाला आवेश अगल बगल आता है तो ये इसको खींच लेगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान देंगे कि मान लीजिए कि इसके चारों तरफ का ये पूरी एरिया जो है, ये पूरी एरिया ये है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कोई आवेश बल का अनुभव करता हो, ठीक है, कि एकांक हो, इसके जैसा ही हो, या फिर कोई ऋणात्मक आवेश हो, बल का अनुभव करता हो, वो एरिया पूरा क्या कहलाती है? इसका क्षेत्र। और क्षेत्र किससे निर्मित हुई है? इस आवेश के चलते निर्मित हुई है। अब मान लीजिए कि बाहर से कहीं से भी, मान लो इसको हम लोग को दूरी पता नहीं है कि यहाँ से कितनी दूरी है, तो इसको मान लीजिए अनंत है, ठीक है। तो यहाँ बाहर से मान लीजिए कि हम लोग प्लस क्यू आवेश को ला रहे हैं, या किसी परीक्षण आवेश जो कि पॉजिटिव माना जाता है, परीक्षण आवेश को इसकी तरफ ला रहे हैं। तो यहाँ पे आने में इसको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं थी, कोई काम नहीं करना पड़ा। लेकिन जैसे ही ये अंदर प्रवेश करता है, यहाँ पे आता है, तो इसको अंदर में आने के लिए इसके खिलाफ काम करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि प्लस और प्लस में प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से कि जैसे ही अंदर आएगा, इसकी एरिया में आएगा, तो इसके अंदर यहाँ पे आएगा, तो इसको बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षित करेगा, उधर बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, बाहर जाने के लिए करेगा, है ना, इसको धक्का देगा। तो ये अगर हमको यहाँ पे कहीं भी अगर लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसके प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध है, इससे ज़्यादा इसके जो प्रतिकर्षण बल है, इससे ज़्यादा बल लगा के हमको यहाँ वहाँ कहीं भी रखना पड़ेगा आवेश। मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु ए है, इस बिंदु पर इसको लाया गया, और लाने में जो कार्य किया गया वो W है। क्या है? कार्य किया गया W है, क्योंकि भाई प्रतिकर्षण इसका लग रहा है ना, तो प्रतिकर्षण के बल के विरुद्ध तो काम करना ही पड़ेगा, तो काम जो होगा W है, ठीक है। और जो आवेश लाया गया, मान लीजिए आवेश ये आपका Q0 है, ठीक है। क्या है? Q0 है। तो जो विभव होगा वो इस बिंदु के लिए होगा, उस विभव को हम लोग VA लिख सकते हैं। तो हमारा VA बराबर कितना हो जाएगा? कार्य बटा
आवेश, कार्य बटा आवेश होगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। मतलब कार्य ही कुल मिला के विभव होता है, क्योंकि जो इसको इसके पास जो शक्ति है उसके विरुद्ध में लड़के इसको जो काम करना पड़ा वही इस बिंदु का विभव कहलाता है कि यहाँ पे क्या विभव है। ठीक है, क्लियर है। एक बात और समझिए आप, जैसे कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसी चालक में आवेश देने पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम यह तो रट लेते हैं कि विभव बढ़ता है। वो आज समझेंगे हम लोग कि किस प्रकार से बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि विभव का ही पार्ट है, विभव से संबंधित ही है। ठीक है, तो हम लोग उसको समझेंगे। इसके पहले जो परिभाषा मैंने अभी बताया कि एकांक धनावेश, मान लीजिए है एकांक धनावेश की बात करते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहते हैं, उस बिंदु का विभव कहते हैं। और विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है ना। वोल्ट ये वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है। एक वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक ये इतालवी भौतिकी अलेसांद्रो वोल्ट हैं नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्हीं के नाम पर विद्युत विभव का मात्रक पड़ा। वैसे तो इसका मात्रक अगर देखा जाए तो एक और मात्रक हो सकता है। देखिए अगर इस सूत्र पे रखा जाए तो कार्य का मात्रक होता है, कार्य का SI मात्रक क्या होगा, है ना। कार्य का SI मात्रक क्या होगा बताइए। ये जो कार्य है, कार्य का SI मात्रक जूल है। क्या है, जूल है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जूल, कार्य का SI मात्रक जूल है। और आपका जो आवेश है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इसका घात 1 है, ऊपर जाएगा तो ऐसे ही हो सकता है जूल। फिर आप प्रति कूलाम ऐसे लिख सकते हो, कूलाम ऐसे लिख सकते हो, है ना। ठीक है, ये ऊपर जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते, ये माइनस लगा के लिखने का तरीका है, तो जूल फिर कूलाम इनवर्स ऐसे आप भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जो विभव है इस बिंदु पर, ये बिंदु पर, तो विभव का मात्रक वोल्ट भी हो सकता है, वोल्ट भी लिख सकते हो आप, और इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से जूल प्रति कूलाम लिख सकते हो। क्लियर है ना। अब विभव को और थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, हम लोग समझते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये चालक है और चालक पे आवेश देने पर विभव का मान बढ़ता है। किस प्रकार से बढ़ता है देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई चालक है, शुरुआत में इसमें जो आवेश था प्लस और माइनस बराबर बराबर होने के कारण ये उदासीन अवस्था में था। ठीक है, इसमें आवेश कह सकते हैं कि संतुलन अवस्था में था, विद्युत रूपेण उदासीन हम कह सकते हैं। अब जब हम लोग बाहर से कहीं अगर आवेश इसको देते हैं तो पहला जब आवेश आता है, पॉजिटिव आवेश मान लीजिए दे रहे हैं, पहला आवेश इसके अंदर देते हैं तो पहला आवेश को काम बिल्कुल नहीं करना पड़ा, क्योंकि पहले से इसमें किसी प्रकार का आवेश था ही नहीं, था तो बराबर बराबर प्लस माइनस था, तो उदासीन बना दिया था। कोई किसी को प्रभावित नहीं करेगा यहाँ पे। अब इसको प्रभावित वो लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब इस आवेश को अंदर में कहीं पे जब लाया जाता है तो इसको कोई काम नहीं करना पड़ा, कहीं भी जाके यहाँ वहाँ कहीं भी जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगले आवेश को, मतलब दूसरे आवेश को जब इधर लाएंगे तब उसको काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक ध्यान रखेंगे एक बात को कि कार्य ही विभव है, जितना काम ज़्यादा करना पड़ेगा उतना ही ज़्यादा विभव होगा। तो यहाँ पे पहला आवेश जब दिए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, दूसरा आवेश जब इस पे कर देंगे तो इसके विरुद्ध उसको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्लस और प्लस प्रतिघर्षित करते हैं, तो प्लस उसको प्रतिघर्षित करेगा तो उसको जबरन इसको क्या करना पड़ेगा, अंदर में आना पड़ेगा। अंदर में आने के लिए कार्य करना पड़ेगा उसको। तो अब विभव उत्पन्न हो गया है। क्लियर है। पहले से एक आवेश था जिसके कारण अब विभव उत्पन्न हो चुका है। अब अगले को काम करना पड़ेगा आने के लिए। अब तीसरे को अगर इसमें लाया जाए तो दो के खिलाफ काम करना पड़ेगा। देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप यहाँ पे आवेश देते जा रहे हो, अंदर में आवेश ज़्यादा होते जा रहा है, वैसे वैसे
अगले को आने में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्य ज़्यादा करना पड़ रहा है, इसका मतलब विभव का मान बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे जैसे हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं वैसे वैसे विभव का मान बढ़ता है, उस चालक की विभव का मान बढ़ता है। ठीक है, इसी में कभी कभी एक धारिता आ जाती है, हालांकि ये 12th चैप्टर में दिया हुआ है। धारिता का मतलब होता है कि किसी चालक की धारिता होती है, तो चालक की धारिता का मतलब हो गया कि उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता। अब जितना ज़्यादा आवेश हो जाएगा उतना ही उसकी क्षमता कम हो जाएगी। मान लो इसको 10 आवेश ये रख सकता है अपने अंदर, अगर 3 आवेश आप रख दिए तो अब 3 ही रख सकते हो ना, यानी धारिता घटती है। जैसे विभव बढ़ता है, यानी आवेश ज़्यादा दोगे, आवेश बढ़ता जाएगा चालक पर तो विभव बढ़ता जाएगा, लेकिन धारिता घटती जाएगी क्योंकि आवेश ग्रहण करने की क्षमता उसकी जो है घटती जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए, हम लोग विद्युत विभव के बारे में समझ चुके हैं। आप परिभाषा रूप में इस प्रकार से लिख सकते हो कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको उस बिंदु का विभव कहते हैं, जिसका मात्रक होता है क्या, इसका मात्रक होता है क्या, जूल प्रति कूलम। ठीक है, इस प्रकार से। और बोल्ट भी लिख सकते हो, बोल्ट जिसको भी से प्रदर्शित करते हैं, बोल्ट भी ही लिखते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग विभवांतर की। विभवांतर क्या होता है? विभवांतर देखिए विभवांतर की बात करें तो विभवांतर इसी विभव का ही अंतर होता है, लेकिन विभवांतर हमेशा दो सिराओं का, दो बिंदुओं का होता है, दो बिंदुओं के बीच का होता है, दो सिराओं के बीच का होता है। जैसे हम लोग करंट लगाते हैं कहीं भी तो एक प्लस और एक माइनस लगाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि एक प्लस और माइनस होता है, एक में विभव कम होता है, एक में ज़्यादा होता है, दोनों में फ़र्क होता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। जब अगर विभवांतर नहीं होगा, विभव में अंतर नहीं होगा, दोनों सिराओं के विभव में अंतर नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि धारा प्रवाह होने के लिए किसी तार में विभवांतर होना ज़रूरी होता है, विभव में अंतर होना ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास इस प्रकार से, मान लीजिए दो चालक है हमारे पास। ठीक है, इसका विभव मान लीजिए भी ए है, ये ए चालक है और ये बी चालक है, इसको जोड़ा गया है इससे। ठीक है, इसका विभव भी बी है। मान लीजिए कि ये जो है भी ए बड़ा है भी बी से, क्या, भी ए बड़ा है भी बी से, इसका मतलब कि इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है, इसका विभव ज़्यादा है, इसका विभव कम है। तो आवेश का प्रवाह इधर होगा, ज़्यादा से कम की तरफ होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों में आवेश बराबर ना हो जाए, विभव का मान बराबर ना हो जाए, तब तक इसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह, तब तक इसमें आवेश का प्रवाह होता रहेगा। क्लियर है ना। ठीक है, और अब देखिए, अब ध्यान देंगे, अंतर था इसीलिए, इसके विभव और इसके विभव में अंतर था इसीलिए आवेश का प्रवाह हुआ। अगर अंतर नहीं होगा तो आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा, है ना। इसीलिए विभवांतर का मतलब ये होता है कि विभव का अंतर। वैसे आप परिभाषा अगर देखोगे तो परिभाषा में भी आप इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस क्षेत्र के अंदर में ए बिंदु और बी बिंदु है, दो बिंदु हैं, ए और बी नाम की दो बिंदु हैं। अब मान लेते हैं कि अनंत से यहाँ पे आने के लिए भी ए, यहाँ पर विभव भी ए है और यहाँ पे भी है। क्लियर है ना। मतलब यहाँ अनंत से इस पर आने के लिए कार्य करना पड़ा, कार्य ही विभव का रूप लेता है, और विभव का मान यहाँ पे होता है भी ए और यहाँ पे होता है भी। तो इसको यहाँ पर आने के लिए कितना काम करना पड़ा, यहाँ पे कितना विभव, इसको यहाँ पे कितना काम करना पड़ा, यहाँ विभव कितना है, दोनों का जो डिफरेंट है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विभवांतर। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं भी मान लीजिए कि वायरिंग ही करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस होता है, इस प्रकार से कुंजी मान लीजिए लगा दिए, कुछ सिस्टम मान लीजिए लगा दिए, चलिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पे, तो आप देखते होंगे कि धारा इधर प्रवाहित होती है, ऐसे प्लस से बताया जाता है, धारा को प्रवाहित कराते हैं। क्लियर है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें इधर से क्यों प्रवाहित हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि इधर का विभव ज़्यादा, इधर का विभव कम है, तो विभव ज़्यादा से कम की तरफ धारा तो प्रवाहित होगी ही नहीं। अगर इनके विभव में अंतर ना होता तो धारा प्रवाहित होती ही नहीं। ठीक है ना। तो विभवांतर होना बहुत ज़रूरी है, धारा प्रवाह के लिए विभवांतर होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। अच्छा, इसकी परिभाषा आप नोटबुक में किस प्रकार से लिखेंगे? आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना काम करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभव एक बिंदु का होता है, विभवांतर दो बिंदुओं के बीच का होता है। ठीक है, दो सिराओं का, दो बिंदुओं का बीच का होता है। क्लियर है ना? और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। सेम है दोनों का, इसका मात्रक भी सेम ही है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि विभवांतर क्या है, विभव क्या है। और विद्युत क्षेत्र तो बिल्कुल समझ ही गए होंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है। भाई मान लीजिए कोई आवेश हमारे पास रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश रखा हुआ है और इसके चारों तरफ, इस आवेश के चलते इसके चारों तरफ जो एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिस क्षेत्र में किसी भी आवेश को लाने पर वो बल का अनुभव करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? वो क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। क्लियर है? वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की एक तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है? तीव्रता को हम लोग, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसको हम लोग ई से दर्शाते हैं। ठीक है ना? ये सदिश राशि है, इसलिए हम लोग वेक्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो तीव्रता का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अनंत से ही, मान लीजिए बाहर से कोई आवेश यहाँ पे आ रहा है, मान लीजिए कि इस बिंदु पे आ रहा है। ठीक है, अब इस बिंदु पर आने के लिए उसको इधर जो है इसको आने के लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब आता है एकांक धनावेश, यहाँ पे जब आएगा, प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, तो कितनी तीव्रता है, कितनी, जैसे हम लोग किसी को फोर्स लगा दिए है ना, कितने न्यूटन का फोर्स लगाए है ना, जैसे 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो तीव्रता का मतलब हुआ कि कितना तीव्रता उसकी है, कितनी शक्ति वहाँ पे है ना, जिस शक्ति को हम लोग ई लिखते हैं। तो यहाँ पे कितनी शक्ति है। ठीक है, ऐसा आप बता सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता हो, बल का एक हिसाब किताब होगा, उसका मान होगा, जितने बल का अनुभव करता है उसे कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? अब यहाँ पे इसका जो सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो, क्योंकि बल से संबंधित है, तो ये सॉरी F बटा हो जाएगा, F बटा हो जाएगा बल बटे क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। क्लियर है ना? इस प्रकार से आप कर सकते हो। और यहाँ पे अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक तो आप इसी से बना सकते हो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि बल का मात्रक होता है न्यूटन, SI पद्धति में न्यूटन, CGS में डाइन, तो न्यूटन, और आवेश जो होगा, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कूलाम होता है। तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलाम आप लिख सकते हो, कूलाम लिख सकते हो। ठीक है, एक कूलाम है, ध्यान रखिए, कूलाम। क्लियर है ना? इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझ सकते हो। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे, ये क्षेत्र की तीव्रता हो गई। ओम का नियम समझते हैं। ओम का नियम, एक वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइमन ओम नाम के, इन्होंने किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के बीच में उन्होंने संबंध स्थापित किया, और उस संबंध सूत्र को ही ओम का नियम कहा गया। उनका नियम कुछ इस प्रकार से था कि कोई भी मान लीजिए चालक है, उस चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। आज समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये एक चालक है। ठीक है, अब इस चालक के सिरों के बीच, भाई यहाँ एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, दो सिरा हो गया। अब ये दोनों सिराओं के बीच जो भी जितने भी बोल्ट का विभवांतर लगाया गया, ठीक है, जितने ही बोल्ट का विभवांतर लगाया गया, यानी भी विभवांतर को भी लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो जितने भी बोल्ट का, या बोल्टता कह सकते हो, इतना बोल्टता लगाया गया, या फिर इनके सिरों के बीच इतना विभवांतर का बोल्ट लगाया गया। क्लियर है? तो इनके सिराओं के बीच विभवांतर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है।
यानी भी समानुपाती होता है I। क्लियर है ना। या फिर कह सकते हैं कि इनमें किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, विद्युत धारा, उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब बता रहा हूँ अभी। समानुपाती ये तो निर्भरता के लिए होता है, और निर्भरता दो तरीके से होता है। एक समानुपाती होता है, एक या उसी को अनुक्रमानुपाती बोलते हैं, दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो समानुपाती का मतलब होता है कि अगर इसका मान बढ़ता है तो ये भी बढ़ेगा, अगर ये घटता है तो ये भी घटेगा। लेकिन अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो इसके बढ़ने से ये घटता, उल्टा होता। ठीक है ना। तो अभी यह चूँकि समानुपाती है, इसलिए ऐसे हम लोग लिखेंगे कि ये समानुपाती इसके होता। ओम का नियम ये होता है। और ओम मात्रा जो है इस प्रकार से ओम लिखते हैं। ठीक है, ओम इस प्रकार से लिखते हैं, है ना। ओम ये मात्रक होगा। ठीक है, प्रतिरोध का वैसे मात्रक है, प्रतिरोध का। ठीक है, ओम के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये चिन्ह है। ठीक है, अब इसका जो यहाँ पे समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे आर आई लगता है। ठीक है, या आई आर कह सकते हो। ठीक है, अब ये जो होता है ये होता है प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मतलब होता ये है कि प्रतिरोध का मात्रक ही बताया हूँ, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक है, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक में जो अवरोध डाला जाता है, जो रुकावट डाला जाता है, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यानी चालक द्वारा ही तो डाला जाएगा, किसी धारा के मार्ग में चालक के द्वारा जो डाला गया अवरोध है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जिसको आर से दर्शाते हैं, जिसका मात्रक होता है ओम। ओम हिंदी में लिख दो या फिर उसको चिन्ह लगा दो आप। ठीक है ना। तो ये सिंपल सा ये नियम है, और इस नियम के आधार पर ही हम लोग आगे कुछ और बातें करेंगे, जो कि अगले क्लास में करेंगे। आज लिखने काफ़ी है। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना। आप लिख सकते हैं कि किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि जितना धारा आप बहाओगे, है ना, जितना ही धारा आप बहाओगे उतना ही ज़्यादा उनके सिरों के बीच का विभवांतर होगा, या फिर जितना ही ज़्यादा उनके सिरों के बीच विभवांतर होगा उतना ही उसमें धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना, ये ओम का नियम है। क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।